हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर डिस्कस करेंगे बीपीसी सेशन मॉडल टेस्ट पेपर और इसकी आंसर की। आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा BNS 042 से। सब्जेक्ट कोड है BNS 042 या फिर CHO 0002 और सब्जेक्ट नेम है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो से। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, जो BNS 042 सब्जेक्ट है, BNS 042 सब्जेक्ट का एक पेपर अपने पास और है जो जून 2021 में हुआ था। उसके आंसर की आपको एक दो दिन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वो पेपर भी आप अच्छे से देखना, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इग्नू के द्वारा वो आप अच्छे से याद कर लेना। आज हम BNS 042 ही पढ़ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर BNS 042 के एक भी पेपर नहीं आए, तो आपको दो पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। BNS 041 का एक पेपर आपको और प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद हम जो यूनिट वाइज MCQs पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो वो भी आप देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली अपडेट जल्दी से मिल सके। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक या डायग्नोस अल्सर। अल्सर को डायग्नोस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टेस्ट किया जाता है या फिर टेस्ट यूज लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में कर देना ऑप्शन AECD यानी एंडोस्कोपी। जो एंडोस्कोपी है ये यूज लेते हैं हम अल्सर को डायग्नोस करने के लिए। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो यूज नहीं लेते हैं। ये ऑप्शंस आप पे पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज। जो बैसिलरी डिसेंट्री है उसका कॉजेटिव एजेंट आपको पूछा गया है कि कौन से पॉजिटिव एजेंट की वजह से बैसिलरी डिसेंट्री होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी सेजिला। जो सीजिला है वो क्या है, पॉजिटिव एजेंट है बैसिलरी डिसेंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज। जो डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन है उसकी रेंज आपको पूछी गई कि कितना होता है डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 0.1 to 0.4 mg/dl। ये क्या है, डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनिंग ऑफ हिमेटोसेजिया इज। हिमेटोचेजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो रेक्टम से होती है लेकिन वो फ्रेश ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है, वो फ्रेश ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, ब्लीडिंग पर रेक्टम, यानी कि रेक्टम से जो ब्लीडिंग होती है लेकिन ये फ्रेश ब्लीडिंग होती है हिमेटोचेजिया की कंडीशन में। मिलेना में ऑकल्ट ब्लड होता है। कौन सा, ऑकल्ट ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट आता है तो आप कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस आप उस पेशेंट को दोगे। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी रिंगल लैक्टेट। RL जो फ्लूइड है वो चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है सीवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलिरुबिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ। जो बिलिरुबिन है वो किसका प्रोडक्ट है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी RBC ब्रेकडाउन। RBC जब ब्रेक होती है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बिलिरुबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सभी कंडीशन है वो कौन सी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए रिनाइटिस, कोराइजा, लेरिंजाइटिस, ये सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर निमोनिया। नहीं, यहाँ पे आपको पूछा गया कि निमोनिया का कौन सा एक रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी लिविंग इन क्राउडेड प्लेस। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना साथ साथ। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो भी लोग रहते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं निमोनिया होने के। तो जो क्राउडेड प्लेस है वो क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है निमोनिया कोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइएस्ट रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी फेल्योर इन इज प्रेजेंट इन। यानी कौन सी वो कंडीशन है जिसमें हाईएस्ट रिस्क होता है रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए क्लाइंट विथ अस्थमा। अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उस पेशेंट में रेस्पिरेटरी फेल्योर होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनल स्टेज ऑफ निमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यहाँ से आपको
4 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कौन कौन से बनते हैं। एक आपको पूछा गया कि फाइनल स्टेज जो है निमोनिया की वो कौन सी होती है। यहाँ पर तो आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन डी, रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन है वो कौन सी है, फाइनल स्टेज है, या फिर आप बोल सकते हैं फोर्थ स्टेज है। कौन सी है, फोर्थ स्टेज। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है उसके नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं। सिंपली सीधी सी बात है, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फिर आंसर में करना है, निमोनिया की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है कंजेशन। जो कंजेशन है वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेज। रेड हेपेटाइजेशन ये सेकंड स्टेज है, और जो ग्रे हेपेटाइजेशन है ये थर्ड स्टेज है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, ये तीन चारों मतलब सीक्वेंस वाइज यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दे रखी है। ये सभी क्या है, निमोनिया की स्टेजेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉज ऑफ हिमोप्टाइसिस एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है जो कॉज है हिमोप्टाइसिस का वो सभी कॉजेज है जो हिमोप्टाइसिस कॉज करते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को छोड़कर जो कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है इन सभी में क्या होता है, हिमोप्टाइसिस होता है। पल्मोनरी टीबी भी हिमोप्टाइसिस करता है, ब्रोंकियोइक्टिसिस भी करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी करता है। हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है कफ के साथ में ब्लड आना, ब्लड इन द कफ। ओके, यानी कफ के साथ में ब्लड आना, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हिमोप्टाइसिस। ये पल्मोनरी टीबी में भी होती है, ब्रोंकाइटिसिस में भी होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू मेन फॉर्म्स ऑफ सीओपीडीआर। यहाँ पे आपको पूछा गया है सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। पूछ लिया जाता है कभी कभार कि सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, फिर आपको आंसर में करना होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ पे दो फॉर्म आपको बतानी है सीओपीडी की, वो कौन कौन सी फॉर्म है जो सीओपीडी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। दोनों जो कंडीशन है ये सीओपीडी की क्या है, मेन फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोट्रूजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनस इज नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन नोज या फिर पैरानेजल साइनस की प्रोट्रूज होती है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। यहां पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, नेजल पॉलिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। नेजल पॉलिप किसको बोलेंगे, अगर नोज या फिर पैरानेजल साइनस की जो मेम्ब्रेन्स है या म्यूकस मेम्ब्रेन्स है अगर वो प्रोट्रूज हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे नेजल पॉलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट इज। आपको यहाँ पे पूछा गया है हार्ट में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जगह डायलेशन होता, क्या होता, डायलेशन होता, तो फिर आपका आंसर में क्या होता, डायस्टोल होता। यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर आपने पढ़ा ही होगा। सिस्टोलिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट, उस टाइम जो भी ब्लड प्रेशर आता है वो कौन सा होता है, सिस्टोलिक। और जब जो हार्ट है वो रिलैक्स होता है या डायस्टोल होता है तो उस दौरान जो ब्लड प्रेशर आता है वो कौन सा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे पूछा गया है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस अगर हार्ट में हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, सिस्टोल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप्स इन द मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया। वन यानी कि ये कौन सा ग्रुप है जिनमें सबसे ज्यादा एनीमिया होता है या एनीमिया के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, वुमेन्स। जो भी वुमेन्स है या फिर जो वुमेन्स का ग्रुप है उनमें सबसे ज्यादा एनीमिया देखा जाता है, या फिर एनीमिया सबसे ज्यादा होता ही एनीमिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस इज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि कौन सा एक सिम्टम इंक्लूड नहीं किया गया, कौन से कंडीशन का, क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का। अगर प्रोस्टेटाइटिस किसी पर्सन को होता है तो सभी साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, एक को छोड़कर। यहाँ पे नॉट इंक्लूड लिखा है या फिर यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होता तो भी वही बात होती। ओके, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया प्रोस्टेटाइटिस का साइन सिम्टम नहीं है। पॉलीयूरिया किसका साइन सिम्टम है, डायबिटीज मेलाइटिस का। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैल्विक एंड पेरिनियल पेन होगा, रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिस्टाइटिस होगा, डिसयूरिया होगा, सभी कंडीशंस प्रोस्टेटाइटिस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a treatment of UTI is urinary tract infection। अगर किसी पर्सन को होता है तो आप सभी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं एक को छोड़कर। कौन सा एक ट्रीटमेंट नहीं है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से एक ट्रीटमेंट नहीं है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, SSRIs ट्वाइस डेली फॉर 5 days। ये ट्रीटमेंट नहीं है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोट्रिमोक्साजोल ट्वाइस डेली आप दे सकते हैं 5 दिन के लिए, फ्लोरोक्विनोलोन आप सुबह शाम दे सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए, टैबलेट सेफिक्जिम 100 mg ये भी सुबह शाम आप दे सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज लिए जाते हैं। और जो यूज नहीं लिया जाता वो कौन सा नहीं लिया जाता है, SSRI, ये ट्रीटमेंट में यूज नहीं लेते हैं यूटीआई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अकर्स व्हेन ए ग्लैंड और इन ऑन द eyelid becomes plugged और blocked। देखिए जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ब्लॉक या फिर प्लग्ड हो रही है आई के अंदर वो कौन सी, यानी कौन सी क्या जो ग्लैंड्स होती है वो अगर ब्लॉक हो जाए या प्लग्ड हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। इसको सिंपली बोलेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है स्टाई। स्टाई जो स्टाई कंडीशन है इसमें जो जेइस ऑफ ग्लैंड है उसमें क्या हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है फिर वो प्लग्ड हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर ट्रू अबाउट ओटाइटिस मीडिया एक्सेप्ट। यहाँ पे सभी जो कंडीशन है वो ओटाइटिस मीडिया के रिगार्डिंग सही है, एक को छोड़कर, यानी कि यहाँ पे साइन सिम्टम दे रखे हैं। ओटाइटिस मीडिया का एक साइन सिम्टम नहीं है, वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी हेडेक। अगर ओटाइटिस मीडिया होगा तो हेडेक नहीं होगा, ईयर एक होगा, डिक्रीज हियरिंग होगी और टिनिटस, घंटियां भी बजेगी, सुनाई भी कम देगा और कान में दर्द भी होगा। तो ये ओटाइटिस मीडिया की सभी क्या है, साइन सिम्टम है, हेडेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सॉर थ्रोट इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर सॉर थ्रोट किसी पर्सन को होता है तो उसको ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन सॉर थ्रोट की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोन सेटर इनटू फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो बोन है अगर वो फ्रेगमेंट्स से क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, सेटर्स होती है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑप्शन सी कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसको बोलते हैं क्या, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्लूइड इन बर्न्स इज नॉट कंसिडर। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं फ्लूइड देने के लिए, मतलब जब किसी पर्सन को बर्न होता है तो उसमें सभी प्रकार के जो फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिए गए हैं फ्लूइड्स देने के लिए वो सभी सही है, एक को छोड़कर जिसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेट 200 ml 2000 ml NS विद इन 4 आवर्स। 2000 ml 4 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर नहीं करवाना है। ये कोई यहाँ पे फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं है, बाकी सभी सही है। RL जो है वो आप 1.5 ml पर kg पर TB परसेंटेज TBS दे सकते हैं। डेक्सट्रोजिन वाटर आप दे रहे हैं तो 200 ml एडल्ट को दे सकते हैं। कोलोइड और RL आप दे रहे हैं तो फर्स्ट 24 घंटे के अंदर आपको हाफ ऑफ अमाउंट में देना है, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स। जो सुनामी वेव्स होती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी डिजास्टर से। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी 800 किलोमीटर पर हावर, यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है सुनामी वेव्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लस इज इन RMN-CH प्लस ए इंडिकेट्स। जो RMN-CH प्लस ए प्रोग्राम है इसके अंदर जो प्लस का निशान है वो किसको इंडिकेट करता है, सिंपली ये पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी एडोलसेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। जो एडोलसेंस एज है वो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ओके, तो जो प्लस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एडोलसेंट जो है वो, एडोलसेंस जो होती है वो इंपॉर्टेंट स्टेज होती है लाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NYKS स्टैंड्स फॉर। आपको पूछा जा सकता है कि NYKS का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी नेहरू युवा केंद्र संगठन। NYKS का मतलब नेहरू युवा केंद्र संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट। जो एंटीनेटल विजिट की जाती है उसमें मतलब एंटीनेटल विजिट कितने मिनिमम करने चाहिए, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी 4, 4 एंटीनेटल विजिट जो है वो करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस RDA। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। देखिए यहाँ पे आगे क्या पूछा है, फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान कितने कैल्शियम की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू RDA। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 1200 mg पर डे। 1200 mg पर डे कैल्शियम की जरूरत होती है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुमेन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमोस्फियर फॉर हर फ्यूचर बेबी 1 to 2 weeks बिफोर चाइल्ड बर्थ कैन बी साइन ऑफ। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पूछा जा सकता है। नेस्टिंग सिंड्रोम, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी नेस्टिंग सिंड्रोम। देखिए नेस्टिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो भी वुमेन्स होती हैं जो चाइल्ड बर्थ या फिर
बेबी को डिलीवर करने वाली है, वो मदर्स क्या करती है, अपने आप को एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर रखना चाहती है ताकि उनका जो बेबी है वो क्या हो, अच्छा फील मतलब अच्छे से डिलीवर हो, या फिर बेबी की जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। तो 1 से 2 वीक पहले ही बेबी के लिए जो कुछ भी मदर कर रही है, यानी अच्छे से कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर रह रही है या फिर क्रिएट कर रही है, तो वो कंडीशन कहलाती है नेस्टिंग सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माल पोजीशन कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ। आपको यहाँ पे पूछा गया जो माल पोजीशन है वो किसको इंडिकेट करती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन AVD। AVD आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। AVD का मतलब होता है असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन एट इट इज द पीक इंटेंसिटी। जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनकी जो पीक इंटेंसिटी है वो क्या कहलाती है, ये फिर इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, एक्मी। इसको क्या बोलेंगे, एक्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्ड क्लैंप इज कैप्ट इन विच ट्रे ऑफ लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर जो कॉर्ड क्लैंप होती है उसको किस ट्रे के अंदर रखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन सी, डिलीवरी ट्रे। डिलीवरी ट्रे के अंदर कॉर्ड क्लैंप को रखा जाता है लेबर रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट्स एट द लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा एट लेटरल बॉर्डर इन, यानी कि आपको यहाँ पे पूछा गया है जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो रही है कहाँ से, लोअर एज से। जो प्लेसेंटा है वो लोअर एज से सेपरेट हो रही है और जो लेटरल बॉर्डर है वहां से सेपरेट हो रही है। तो इस ये जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म है, या इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, मैथ्यूज ड्यूकन मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं मैथ्यूज ड्यूकन मैकेनिज्म। स्लेज जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होती है, जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट कहाँ से होती है, सेंट्रल पार्ट से होती है। कहाँ से होती है, सेंट्रल पार्ट से। यहाँ पे बोला आपको लोअर एज एंड लेटरल बॉर्डर से, तो आप आंसर कर दीजिए मैथ्यूज ड्यूकन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMTSL। AMTSL की फुल फॉर्म आपको पूछ गई, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये क्या होती है, AMTSL की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द बिलो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एब्रप्शन प्लेसेंटा एक्सेप्ट। जो भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी एब्रप्शन प्लेसेंटा के रिगार्डिंग सही है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी, ऑलवेज रिवील्ड ब्लीडिंग इन इज देयर। ये एक ऑप्शन क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सभी सही है। एब्रप्शन प्लेसेंटा में प्लेसेंटा जो है अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होती है, ब्लीडिंग है वो डार्क रेड इन कलर की होती है, और पेनफुल ब्लीडिंग जो है वो होती है किसमें, एब्रप्शन प्लेसेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर इज। ड्यूरिंग लेबर सीवियर एनीमिया से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या कौन सा एक कॉम्प्लिकेशन है जो सीवियर एनीमिया की वजह से होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया क्या है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन है किसका, सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग लेबर होता है, तो उस दौरान जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, यूट्राइन इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर में क्या इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर करना आपको ऑप्शन डी, आपको ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना, रेक्टल म्यूकोजा भी इन्वॉल्व हो जाती है, कौन सी डिग्री में, फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेहान सिंड्रोम। जो सेहान सिंड्रोम है उससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शंस डिक्रीज होना क्या कहलाता है, सेहान सिंड्रोम। यानी कि उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये किस कंडीशन में होता है, सेहान सिंड्रोम के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 40 दैट माइट रिजल्ट इन पीपीएच। जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसमें 40 क्या होते हैं, कोज होते हैं जो पीपीएच को अराइज करते हैं, डेवलप करते हैं। वो 40 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन एंड टॉन। और जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनी यूट्रस, एटोनिक यूट्रस। ओके, यहाँ पे टॉन, थ्रोम्बिन, टिश्यू, ट्रोमा ये सभी क्या है, कॉज है, पीपीएच जो कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंडीशन इंजेक्शन मिथार्जिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पीपीएच। कौन सी वो कंडीशन है जिसमें अगर आप पीपीएच में आप मिथार्जिन इंजेक्शन देना चाहिए तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना, ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन है और उस महिला को पीपीएच हो रखा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रखा है, तो उसको मिथार्जिन इंजेक्शन नहीं देना है। अस्थमा हो रखा है तो आप दे सकते हैं, रीनल फेलियर हो रखा है तो भी आप दे सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है तो भी आप मिथार्जिन दे सकते हैं। लेकिन
अगर पोस्टपार्टम हेमरेज किसी महिला का हो रखा है और उसको हाइपरटेंशन हो रखा है तो आपको मिथार्जिन इंजेक्शन नहीं देना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलएम स्टैंड्स फॉर, एलएम का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, ऑल्सो कॉल्ड प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन, इसको पीएमटी यानी प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पीओपी, ये पीओपी वो नहीं है जो आप पढ़ के आए हो 11th 12th में प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो नहीं है। यहाँ पे पीओपी कुछ अलग ही है जो ऑब्स्टेटिक में आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे पीओपी का मतलब आपको पूछा है, करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, pelvic organ prolapse। POP का मतलब होता है pelvic organ prolapse is one of the common clinical conditions in gynecology, especially among the पेरस वुमेन। ये गायनेकोलॉजी के अंदर एक कॉमन कंडीशन है पीओपी, पैल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स, ये पैरस वुमेन्स में मोस्टली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टोसिल, जो सिस्टोसिल है उसका मतलब आपको पूछा गया कि सिस्टोसिल होता क्या है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, formed by laxity and descent of upper two-third of anterior vaginal wall, bladder will herniated through lax anterior wall। ये जो anterior vaginal wall है, upper जो two-third anterior vaginal wall है वो डिसेंट हो जाती है, लैक्सिटी हो जाती है, इसकी वजह से ब्लैडर जो है वो हर्निएट हो जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, साइटोसिल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what are the contraceptive method available under RMNCH plus a program, temporary spacing methods, delaying first pregnancy, यानी वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो RMNCH प्लस ए प्रोग्राम के अंदर आता है और उसको आप टेम्पररी मेथड के रूप में यूज लेते हैं, यानी कि एक प्रेगनेंसी हो चुकी है और दूसरी प्रेगनेंसी के लिए बीच में जो आप स्पेस देना चाहते हैं, जो गैप देना चाहते हैं, उसके लिए सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, मतलब अंडर RMNCH प्लस ए प्रोग्राम के अंतर्गत ये आते भी है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर करना, बहुत ए एंड बी, यानी कि जो IUCD 375 मल्टी लोडेड, इसकी जो मतलब ये जो है 5 साल तक प्रिवेंट कर सकती है प्रेगनेंसी को, और IUCD 380 है, ये 10 साल तक प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को, मतलब प्रेगनेंसी 10 साल तक नहीं होने देती है IUCD 380 है। और जो IUCD 375 है ये मल्टीलोड होती है जो 5 साल तक प्रोटेक्ट करती है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव DMPA जैसे अंतरा, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे मालायन, सेंट्रोक्रोमन यानी छाया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इजी पिल या फिर ई पिल, प्रोजेस्टोन ओनली पिल, POP, मेल कॉन्डोम्स निरोध, ये सभी क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड है जो RMNCH प्लस प्रोग्राम के अंदर, RMNCH प्लस ए प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं और ये टेम्पररी मेथड के रूप में यूज लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, आपको पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब बना था। दोस्तों यहाँ पे फिर आपको आंसर में करना है 1952, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 में बना था। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कट विथ एन एफिकेसी अप टू 5 ईयर इज, 5 साल से ज़्यादा की एफिकेसी किस डिवाइस की है, या फिर जो अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया उसमें जो IUCD यूज़ करते हैं या कॉपर टी जो यूज़ करते हैं जिसकी एफिकेसी 5 साल से ज़्यादा हो, अभी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन डी, कॉपर टी 375 मल्टी लोडेड। इसकी जो एफिकेसी होती है वो 5 साल तक होती है, कितने साल तक, 5 साल तक। अगर कॉपर टी 380A होता तो इसकी जो एफिकेसी है वो 10 साल तक होती है, अभी मैंने आपको ऊपर वाली क्वेश्चन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड और सिम्टोथर्मल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे आपको पूछा है जो फर्टिलिटी बेस्ड अवेयरनेस मेथड या फिर सिम्टोथर्मल मेथड वो कौन कौन से हैं फैमिली प्लानिंग के। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, बेसल बॉडी टेम्परेचर BBT मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड कैलेंडर मेथड आर टुगेदर नोन एज सिम्टोथर्मल मेथड। ये जो मेथड्स आपको बताए गए हैं BBT यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड एंड कैलेंडर मेथड, ये सभी क्या है, सिम्टोथर्मल मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताना है नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, छाया एंड सहेली, ये क्या है, नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बाकी जो आपको 2 ऑप्शंस और दिए माला डी एंड माला एन, ये क्या है, हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये नॉन हार्मोनल है यानी इनमें हार्मोन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच अप्रोच शुड बी यूज्ड बाय द हेल्थ वर्कर फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग, कौन सा अप्रोच जो है हेल्थ वर्कर यूज करेगा जिससे इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सके। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए गैदर अप्रोच। कौन सा, GATHER, गैदर अप्रोच जो है ये काउंसलिंग के लिए यूज लिया जाता है। फैमिली प्लानिंग में आप पढ़ेंगे गैदर टेक्निक, तो गैदर को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई पिल शुड, ई पिल जो है या फिर इमरजेंसी जो पिल्स होती है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिंपली ये पूछा है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए नेवर बी यूज्ड एज ए रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो भी इमरजेंसी पिल्स होती है इनको आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था या कब लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, करेक्ट आंसर कर दीजिए 1952, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DMPA की फुल फॉर्म आपको पूछी गई, फुल फॉर्म ऑफ DMPA, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन फर्स्ट डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, ये क्या होती है, DMPA की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंडर फैमिली प्लानिंग 2020 प्रेरणा मीन्स, देखिए जो अंडर फैमिली प्लानिंग है 2020 उसमें एक वर्ड है प्रेरणा, या फिर ये स्कीम चलाई गई थी 2020 की फैमिली प्लानिंग के अंदर, तो प्रेरणा का मतलब आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए प्रेरणा रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड स्कीम स्ट्रेटजी इज फॉर कपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन BPL वेयर द कपल्स इज अवार्डेड RS 10,000 एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बॉय चाइल्ड और RS 12,000 इफ इट इज ए गर्ल। यानी जो प्रेरणा स्कीम है उसका उद्देश्य ये था कि जो भी BPL से नीचे कपल्स आते हैं, जो भी पर्सन्स BPL की कैटेगरी में आते हैं और वो जो कपल्स बेबी डिलीवर कर रहे हैं, तो जो बेबी की डिलीवरी हो रही है उस दौरान उनको रिवार्ड मिलता है या अवार्ड मिलता है, उनको पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रेरणा स्कीम है उसके तहत जो BPL से लो कैटेगरी में जो भी कपल्स आते हैं उनके अगर लड़का होता है तो 10,000 रुपये उनको दिया जाता है, अगर लड़की होती है तो 12,000 रुपये दिया जाता है। ये प्रेरणा स्कीम के अंतर्गत ये सभी बताए गए हैं। ओके, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डू यू मीन बाई टाइम अबॉर्शन, टाइम अबॉर्शन से आपका क्या मतलब है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस बिकम वाइबल कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली दैट इज बिफोर 28 वीक्स और व्हेन द फिटस वेट लेस देन 1000 ग्राम। यानी कि टाइम अबॉर्शन का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर देना, जो भी फिटस है उसको टर्मिनेट कर देना वाइबल होने से पहले पहले। कब, वाइबल होने से पहले पहले, यानी कि जो बेबी है, जो अभी कंसेप्शन के बाद में जो बेबी डेवलप हो रहा है उसका मतलब उसको टर्मिनेट कर देना 28 वीक से पहले, या फिर उसका वेट जो है वो 1000 ग्राम से कम हो इससे पहले अगर आप उसको टर्मिनेट करते हैं तो इसको बोलते हैं टाइम अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गिविंग मिजोप्रोस्टोल द वुमन शुड बी कॉल्ड फॉर फॉलोअप ऑन विच डे, अगर आपने किसी महिला को मिजोप्रोस्टोल दिया है तो उस महिला को फिर से फॉलोअप के लिए आप कब बुलाएंगे, ये सिंपली आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी 15 डेज, मतलब जिस महिला को आपने मिजोप्रोस्टोल दिया है उस महिला को फॉलोअप के लिए 15वें दिन आपको बुलाना है आपके सब सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज MTP एक्ट लेड डाउन, जो MTP एक्ट है वो कब बना था, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 1971 अमेंडमेंट 2003, यानी कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ था और 1971 में MTP एक्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर अबाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी द प्रोवाइडर शुड फॉलो द विच अप्रोच फॉर काउंसलिंग, जब आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के बारे में आप जब काउंसलिंग दे रहे होते हैं तो उस दौरान कौन सा अप्रोच आप काउंसलिंग का यूज करेंगे, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए गैदर। वैसे सभी में एक एक वर्ड चेंज कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ ए चेंज कर रखा है, यहाँ पे ई जगह मतलब ए की जगह ई कर रखा है, तो ये बस सिर्फ आपको एक दो वर्ड यहाँ पे चेंज मिलेंगे, बाकी जो सेम मिलेंगे वर्ड, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गैदर अप्रोच यूज करते हैं GATHER, ये आप याद कर लेना, गैदर काउंसलिंग टेक्निक जो है फैमिली प्लानिंग या टर्मिनेशन में यूज ली जाती है। ये काउंसलिंग है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं काउंसलिंग है जो वुमेन्स को दी जाती है टर्मिनेशन करना हो चाहे फिर वो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वॉट इज मेंट बाई सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, सेक्सुअल एब्यूज इज एनी सेक्सुअल एक्टिविटी कैरिड आउट अगेंस्ट ए पर्सन विल की अगेंस्ट अगर आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल एब्यूज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 6 स्टेप ऑफ काउंसलिंग, जो 6 स्टेप है काउंसलिंग के वो कौन कौन से हैं, ये सिंपली आपको पूछा है। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट कनेक्ट, स्टेप सेकंड रीअश्योर, स्टेप थर्ड स्टेबलाइज, स्टेप फोर एड्रेस नीड एंड कंसर्न, स्टेप और जो फिफ्थ स्टेप है वो प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेप सिक्स फैसिलिटेट कॉपिंग। तो ये सभी क्या है, 6 स्टेप है काउंसलिंग की, ये याद कर लीजिए, यहाँ से कोई भी स्टेप आपको एक पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाय, जो न्यूबॉर्न मैच्योरिटी है उसको उसको मेजर करने के लिए फिर असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज लिया जाता है? यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, न्यू बेलार्ड स्केल, जो न्यू बेलार्ड स्केल है उससे न्यूबॉर्न मैच्योरिटी को असेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द अम्बिलिकल कॉर्ड इन ए न्यूनेट इवेंचुअली ड्राइज एंड फॉल ऑफ, जो भी न्यूबॉर्न अभी डिलीवर हुआ है उसमें जो अम्बिलिकल बोर्ड है वो कनेक्ट होती है, ये अम्बिलिकल बोर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कब ड्राई होके फॉल हो जाएगी, मतलब कब ये सूख के गिर जाएगी, सिंपली ये पूछा गया। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी 5 to 8 डेज, मोस्टली 7 डेज पे क्या होता है, जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट बचा है न्यूबॉर्न के साथ में वो ड्राइज होके फॉल हो जाएगा 7वें दिन। तो 5 से 8 दिन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैग हेयर साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के अंदर जो फ्लैग हेयर साइन देखने को मिलता है वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या होता है, फ्लैग साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रोटोकॉल द यंग इन्फेंट विथ डायरिया सम डिहाइड्रेशन रेफर्स टू, जो IMNCI प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि यंग इन्फेंट्स में अगर डायरिया हुआ और उसकी वजह से सम डिहाइड्रेशन उसको हो रखा है, उस बच्चे में सम डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन फर्स्ट ए, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, संकन आइज, रेस्टलेस एंड इरिटेबल। ये सभी साइन सिम्टम जो है वो डायरिया होने के बाद डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स में या फिर इस बच्चे में देखने को मिलेंगे। जब आप स्किन को पिंच करेंगे तो बैक जो है वापस अपनी पोजीशन में स्लोली आएगी, संकन आइज देखने को मिलेगी, रेस्टलेस होगा बच्चा, इरिटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NRHM लॉन्च्ड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBS के जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये भारत ने कब लॉन्च किया था? यहाँ पर आप करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन ए, फरवरी 2013। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग विच इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सी वो ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है? दोस्तों करेक्ट आंसर कर दीजिए ऑप्शन बी, इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट प्री टर्म डिलीवरी, कौन सी वो मेडिसिन है जो प्री टर्म डिलीवरी से प्रिवेंट करती है? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, टोकोलाइटिक मेडिसिन। जो भी टोकोलाइटिक मेडिसिन है वो यूज करते हैं ताकि प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी, कौन सी वो ड्रग है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान सेफली दे सकते हैं, मतलब सेफ होती है प्रेगनेंसी के दौरान? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन है वो प्रेगनेंसी के दौरान आप दे सकते हैं, ये सेफ ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NRTI लीड्स टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ विच एसिड, जो NRTI है उसमें अगर कौन से मतलब NRTI जो है वो क्या लीड करेगा या फिर किसके लेवल को, कौन से एसिड के लेवल को बढ़ा देगा? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है उसके लेवल को बढ़ा देता है NRTI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ मिजोप्रोस्टोल इज, जो मिजोप्रोस्टोल है उसका मोस्ट डेंजरस इफेक्ट आपको बताना है, कौन सा मोस्ट डेंजरस इफेक्ट मिजोप्रोस्टोल की वजह से देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, यूट्राइन रप्चर। देखिए मिजोप्रोस्टोल की वजह से यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CD4 काउंट डिक्रीज इन HIV अप टू, HIV अगर किसी पर्सन को HIV अगर किसी पर्सन को होता है तो उसमें जो CD4 काउंट है वो डिक्रीज होती है, तो कितनी होती है ये आपको पूछा गया। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, बिलो 2000, यानी 200 से कम जो CD4 काउंट है, CD4 काउंट अगर 200 से कम जाती है तो समझ जाना पेशेंट को HIV
हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। नेक्स्ट जो आपको पेपर मिलेगा वो मिलेगा, एक तो आपको BNS 041 जो अभी आपको बताया जा रहा है यानी सियाचो 0001 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपको BNS 042 का जो एक पेपर और बच गया है जून 2021 में जो हुआ था वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप दोनों पेपर्स को अच्छे से देखना, याद कर लेना, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी गिवन इन जो ACT है, ACT का मतलब होता है आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये किस कंडीशन में दी जाती है, कौन सी डिजीज कंडीशन में दी जाती है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया को ठीक करने के लिए ACT यानी आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज ली जाती है। दोस्तों ये थे अपने 70 क्वेश्चंस। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि BNS 042 के MCQs बताइए सर, उसके कोई पेपर हो तो वो आप हमें समझाइए। तो ये BNS 042 का एक पेपर हमने कंप्लीट करवा दिया, यानी मॉडल टेस्ट पेपर है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।